हेलो माय क्यूटीज़, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा नॉवल दीवानगी दिल पसंद आ रहा होगा। और स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होता है। आज हम इसका दोबारा से एक नया एपिसोड पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी लॉन्ग एपिसोड रिकॉर्ड करूँ। खुद पे गड़ी हुई उसकी गैर आरामदेह निगाहें और दिन में पेश आया वाक़या वो दानिस्ता कबूल कर गई थी। दीवार से सर टिकाए टिकाए मुस्तजाब ने निगाहें झुकाकर उसका चेहरा देखा, जो अपने दिल का बोझ हल्का करके अब सुकून से उसके सीने से पुश लगाए सामने देख रही थी। पहले भी उस पर शक नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों उसकी ज़ुबान से ये सब कुछ सुनकर पूरे वजूद में एक सुकून फैल गया था कि जो कुछ भी था उसकी तरफ से एक तरफा था। इतने दिन से उसे देखकर जो बार बार बेचैनी एक लहर सी दिल में उठती थी, वो सारी बेसुकूनी कहीं गायब हो गई थी। मजबूती से उसके गिर्द बांसू बांधता हुआ वो इतने रोज़ बाद पहली बार खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। फिर कुछ देर बाद दोबारा से उसकी हिचकियाँ सुनते हुए सरस से आंखें खोलकर उसको देखा। अब क्यों रो रही है, वो तहीर से बोला था। वो जवाब दिए बिना यूं ही रोती रही तो उसने उसके गिर्द अपने बाजों की गिरफ्त सख्त की। अब वो याद आ रहे हैं उसकी सख्त गिरफ्त पर। वो उसी तरह हिचकियों के बीच बोली तो उसकी बात पर उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। अपने इकलौते भाई की शादी के मौके पर वो आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा ही जज्बाती हो रही थी। रात में तकरीब के दौरान भी उसने बारियां उसकी आंखों में उमड़ती हुई नमी देखी थी। अपने बाजुओं की गिरफ्त ढीली करते हुए उसने नरमी से उसे सहलाया। उस तकलीफ का वो क्या मदावा कर सकता था भला। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मुझे समझ लो सब कुछ, हर रिश्ता। उसकी गर्दन को चूमता हुआ वो आहिस्ता से बोला और फिर उसकी कमीज कंधे से नीचे खिसकाता हुआ जा बजा उसकी गर्दन और कंधे पर अपने लफ्ज बिखेरने लगा। उसके लम्स से वो एक पल में सब कुछ भूली थी। अब्बू भी। उसने कसमसाते हुए चेहरा मोड़कर मस्तूई खूबगी से उसको देखा, जो उसके कंधे पे दांत काट कर हटाना ही भूल गया था। हाँ, शुगर डैडी बना लो। फिर से उसकी गर्दन को अपने शिद्दत भरे लम्स से सुर्ख करता हुआ भारी से लहजे में बोला तो वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसने लगी। वही तो बना रखा है। अपना भीगा चेहरा साफ करती हुई वो छिड़ाने के से अंदाज में बोली तो उसकी गर्दन पर झुके मुस्तजाब के लबों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। क्यों मुझसे मोहब्बत नहीं करती तुम? उसकी गर्दन से लब हटाकर उसके गाल को दबोचता हुआ वो अपनी सुर्खी माइल निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ कर बोला था, मैं सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड से मोहब्बत करती हूँ बस। वो संजीदगी से जवाब देती हुई अपने चेहरे से उसका हाथ हटाने लगी तो एकदम सख्ती से अपने दोनों बाजू उसके नाजुक से वजूद के गिर्द बांधते हुए मुस्तजाब ने सख्ती से उसे खुद में भींचा। ऐसे नहीं मुकरने दूंगा हूर, भारी आवाज में बोलता हुआ वो अपने हाथ उसके ट्राउजर के अंदर उसकी टांगों के बीच सरकाने लगा तो हुरिया ने घबराकर दोनों हाथों से उसकी कलाई थामते हुए उसे रोकने की कोशिश की। अब करनी पड़ेगी हर हाल में। उसकी कलाइयां सख्ती से अपने एक हाथ में जकड़ता हुआ होशो खरच से बेगाना होता अपने बेरहम लम्स से उसे लरसने पर मजबूर करने लगा। कोई चारा नहीं है उसके सिवा, अब तो फरार मुमकिन ही नहीं है। अपने पैरों को अकड़ाती हुई हुरिया ने भराई आंखों के साथ खुफगी से उसे देखा, फिर जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं करूंगी। वही टेढ़ी पसली। उसकी बात पे उसने अपनी उंगलियों के लम्स में रही सही नरमी भी इख्तियार करते हुए उसके कान की लौ को अपने दांतों तले दबाई। वो एकदम तड़प कर उसके हिसार में ही मचलने लगी। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे, मैं बहुत बुरा सलूक कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें अभी अंदाजा ही नहीं है क्योंकि तुमने अभी सिर्फ मेरी नरमी देखी है। भारी आवाज में बोलता हो वो शिद्दत से उसके कान की लौ को सक करने लगा। उंगलियों की जिसारतें हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थीं। क्या कर रहे हैं? उसके गिरफ्त में बुरी तरह मचलती हुई अपनी कलाइयां आज़ाद करवाने की कोशिश करती वो घबराई हुई आवाज़ में यूं बोली जैसे उसे मालूम ही ना हो कि वो क्या कर रहा है। सारी अकड़ एक पल में गायब हुई थी। एक्सप्लोर। एक पल के लिए उसके कान की लौ को अपने दांतों से आज़ाद करता हुआ वो भारी सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला और फिर से बेखुद होकर उसे चूमने लगा। नहीं करें प्लीज़। अपनी सिसकियों पर बामुश्किल काबू पाते हुई वो रोंदे हुए लहजे में बोली थी। क्यों? उसकी मुज़ाहमत को अक्सर नज़रअंदाज करता हुआ वो किसी और ही जहां में पहुंच चुका था। मैं करती हूँ मोहब्बत। अब वाकई में कोई चारा नहीं बचा था। उसकी कमज़ोर सी आवाज़ पे वो आंखें मूंदे मूंदे एक पल के लिए मुस्कुराया, फिर दोबारा से संजीदा हो गया। तो मैं क्या करूँ? अब बस नहीं चाहिए तुम्हारा इजहार मोहब्बत। जो कर रहा हूँ ये उससे ज़्यादा सुकून दे रहा है। हुरिया ने भराई सी आंखों से उसे देखा। अगर मैंने अब एक सेकंड के अंदर अंदर हाथ नहीं हटाया तो मैं सच में चली जाऊंगी। उसकी जानलेवा धमकी पे बामुश्किल खुद पे जब्त करते हुए उसने एक पल में अपना हाथ वापिस खींचा था। अकड़ किस लिए दिखाती हो फिर इतनी? बेध्यानी में उसी हाथ से उसके गाल को दबोचता हुआ वो तहीर से बोला तो हुरिया ने झिरझिरी लेकर सरल से अपना चेहरा पीछे किया। उसकी हरकतें वो बेसाख्ता हंसने लगा था। लो टेस्ट करो
जान बुझकर उसे तंग करने के लिए उसने अपना हाथ उसके होंठों से लगाया तो वो तड़प कर सख्ती से लब भींचती हुई बुरी तरह मचलने लगी। उसकी हालत देखता हुआ वो और ज़्यादा हंसने लगा। दूसरे हाथ में अभी तक सख्ती से उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ रखी थी। तुम्हारा ही है जो भी है, बुरी तरह हंसते हुए उसने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली जो अपनी मुज़ाहमत तरक करती हुई भराई आंखों से उसे देख रही थी। आंखें बस किसी भी पल छलकने को तैयार थी। जो मेरे अकाउंट से तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल चाहते हैं हर महीने, उनकी कीमत तो वसूल करूंगा ना, अब सूद समेत। वो हाथ पहलू में गिराते हुए उसने दूसरे हाथ से उसकी कलाई आज़ाद करके उसके गिर्द बाजू हाइल किया और उसे अपने सीने से लगाकर थपकने लगा। छोड़कर जाऊंगी, इतना जुल्म करूंगी मुझ पे, तरस नहीं आएगा तुम्हें? उसके गाल पे शिद्दत से लब रखता हुआ वो जज्बात से चोर भारी खुमार आलूद लहजे में बोला था। उसकी मौजूदगी में होश व हवास जैसे खुद ब खुद गायब होने लगते थे। आपको आता है तरस मुझ पे, इतना जुल्म करते हैं? करते हुए उसके सीने से चेहरा उठाकर उसने फिर से भराई आंखों से उसे देखा। मुस्तजाब ने गहरी खुमार आलूद निगाहों से उसे देखा, फिर झुककर उसके होंठ चूमने लगा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम कितना जुल्म बर्दाश्त कर सकती हो। फिक्र मत करो, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। भारी आवाज़ में बोलता हुआ वो अपनी सख्त गिरफ्त की वजह से सुर पड़ती हुई उसकी नाजुक सी कलाइयाँ सहलाने लगा। कुछ देर वो नरमी से उन्हें सहलाता रहा। सुर्खियाँ आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगी, फिर दोबारा से सख्ती से उन्हें अपने हाथ में जकड़ा। फिर कुछ देर बाद हाथ हटाकर देखा, वो फिर से पहले की तरह सुर्ख थी। फिर से एक टिक उन्हें देखता हुआ नरमी से उन्हें सहलाने लगा। मैं राबिल की शादी इब्तिसाम भाई से नहीं करूँगा। बार बार वही अमल दोहराता हुआ संजीदगी से मध्यम आवाज़ में बोला तो हुरिया ने तमानियत से मुस्कुराते हुए उसके सीने से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। बाहर सुबह का मलगुजा सा अंधेरा फैला था। असवद ने आंखें वाह करते हुए इधर उधर देखा। बेड पे वो अकेला था। उसने एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा, वो लॉक था। कुछ देर वो यूं ही लेटा रहा, फिर उठता हुआ ड्रेसिंग रूम में आ गया। सिबगा ये क्या कर रही है? उसको काउच के पीछे घुटनों से चेहरा दिए बैठा देखकर वो उसी तरफ आ गया। कुछ पल वो यूं ही वहाँ खड़ा उसे देखता रहा। आधी टांगों तक आती हुई उसकी टी शर्ट में मलबूस वो पता नहीं वहाँ बैठी क्या कर रही थी, छुपी हुई हो। कुछ देर यूं ही उसे देखने के बाद उसने समझने के थे अंदाज में पूछा तो उसने फौरन से इस में सर हिला दिया। क्यों? वो पंजों के बल उसके सामने बैठ गया। लबों पे गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। नाराज हो, फिदा होती नजरें एक टिक अपनी टी शर्ट में मलबूस उसके नाजुक से दिलकश शराफे पे जमी थी। गुस्सा हो? उसने तशवीश से पूछा। उस मोमी मुजस्मे में कोई जंबिश ना हुई? शर्म आ रही है? अब की बार उसने झुककर उसका चेहरा देखने की कोशिश की। उसने घुटनों में चेहरा दिए फौरन से इस में सर हिलाया। असवद के लबों पे फिर से जानदार मुस्कुराहट फैली। अच्छा गिव मी अ किस, आहिस्ता से बोलते हुए उसने अपना चेहरा उसके आगे झुकाया तो सिबगा ने पहले ही अपनी दोनों हथेलियां उसकी आंखों पे रखी और फिर घुटनों से चेहरा निकालते अपने नर्म मुलायम लब उसके गाल पे रख दिए। उसके लबों पर फैली मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो फिर से उसे किस करके घुटनों में चेहरा छुपा चुकी थी। अच्छा, मतलब किस भी करेंगे और सब कुछ भी करेंगे, बस आई कांटेक्ट नहीं करेंगे? वो समझने के से अंदाज में बोला तो उसने फिर से इस बात में सर हिला दिया। वो बेसाख्ता खैंका लगाकर हंस पड़ा। मगर उसके बाद तो इतनी सारी बातें भी की थी। वो हंसता हुआ तहीर से बोला था, तो तब तो रात थी ना? घुटनों में छुपे चेहरे से बाहर हल्की सी आवाज़ आई। वो मज़ीद शिद्दत से हंसने लगा। अच्छा, मतलब रात के वक्त बातें करेंगे पर दिन की रोशनी में ना बात करेंगे और ना एक दूसरे को देखेंगे? उसके सवाल पर सिबगा ने घुटनों पे चेहरा दिए फिर से इस बात में सर हिला दिया। उसकी अजीब सी मंतक पे उसने हंसते हुए बेसाख्ता उसका बाजू थाम कर उसे खुद से नज़दीक खींचा और अपने सीने में भींच लिया। मुझे सच में नहीं पता कि तुम इतनी ज़्यादा प्यारी हो। उसके दोनों हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम कर उसके चेहरे से हटाता हुआ वो जगह जगह उसके चेहरे पर अपने लब रखने लगा। फिर उसका खिलते गुलाब जैसा चेहरा देखकर हमेशा की तरह महबूब होता एक टिक उसे तकने लगा। वो आंखें मीच कर लब भींचे ज़बरदस्ती संजीदा शक्ल बनाए हुए थी। कुछ डैमेज तो नहीं हुआ? कोई डेंट फ्रैक्चर? उसका गाल चुमता हुआ वो भूजल से लहजे में उसके कान में बोला तो उसने लब भींच कर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की, फिर भी गालों में भंवर बनने लगे। जितनी मर्जी एक्टिंग कर लो, थोड़ी थोड़ी हंसी तो आ रही है। एक टिक निसार होती नज़रों से उसे देखता हुआ प्यार से उसका गाल खींचकर बोला था। वो तो पहले ही फिदा था। उसके दिल का शदाएं मजीद सैर कर रही थी। इतना डर रही थी कुछ पता लगा? वो बोझल से लहजे में बोला तो उसने एक पल के लिए सांस रोकी, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। आंखें हनूस बंद थीं। पता लगवाऊं? वो गंभीर लहजे में बोला तो वो शर्मा कर उसके सीने में छुपने लगी। फिर उसकी गर्दन में बाजू हाइल करती हुई अपने लब उसके कान के नज़दीक लाई। एक बात मानेंगे? वो धीमी सी आवाज़ में बोली तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। आज जो भी मांगू, आज तो जान भी हाजिर है। उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए उसने प्यार से उसके सुर्खी माइल होंठ चूमे
बाहर सुबह की मलकुजी सी रोशनी फैली थी। काउच से टेक लगाकर फ्लोर पे बैठे असफद ने ड्रेसिंग रूम में बनी हुई छोटी सी ग्लास विंडो से निगाहें हटाई और एक नज़र अपनी गर्दन में छुपे हुए उसके चेहरे पे डाली। उसके ऊपर बैठी वो दोनों बाजू उसकी गर्दन में हाल के अभी तक उसे देखने से झिझक रही थी। हर वक्त असीर, कभी किसी और गरीब के बारे में भी सोच लिया करो। एक हाथ से उसकी कमर थपकते हुए उसने दूसरे हाथ की उंगलियां नरमी से उसकी गर्दन पे गिरते हुए घुंघराले बालों में उलझाई और उसके कान में गंभीर लहजे में बोला। आंखें मूंदे मूंदे उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो एक पल के लिए मुस्काई। पिछली रात के तमाम मनाज़िर एक एक करके उसके जहन के पर्दे पे लहराने लगे। उसकी दीवानगी, उसकी वारिफ्तगी भरा अंदाज, बार बार इज़हार मोहब्बत। पहली बार उसका ये रूप देखा था, दिल अभी तक उसी तरह धड़क रहा था। असीर मेरी जान है। उसके जवाब पर असफत ने आहिस्ता से अपने लबों से उसके कान की लौ को छुआ। उसके नरम गुदगुदाते हुए लम्स पे वो बेसाख्ता कसमस आकर मजीद उसके अंदर सिमटी और फिर से उसके कान की लौ पे लब रखता हुआ सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो अब की बार लहजा पहले से ज़्यादा गंभीर था। नरमी से उसे चूमता हुआ वो उसके बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से संवारने लगा। उसके लम्स पे उसकी गर्दन में छुपी सिबका की हथेलियां नम होने लगीं। उसके सवाल पे दिल की धड़कन मजीद तेज़ हुई। जहाँ वो था वहाँ तो और कोई नहीं था, कोई हो ही नहीं सकता था। जो जगह उसकी थी तो वो बस उसकी थी, वो तो सबसे ख़ास था। आंखें मूंद कर उसको महसूस करती वो गहरे सांस लेने लगी। दोनों हथेलियाँ उसके कंधे से नीचे की उसकी पुश पे जमा लीं। पहली बार यूं बगैर किसी खौफ और घबराहट के उसका साथ कितना अच्छा लग रहा था। ना किसी के देख लेने का खौफ था और ना उसके पास से वापस जाने का डर। इतना प्यार करती हुई असीर से फिर से उसकी कमर थपकते हुए असफत ने उसके कान की लौ से लब हटाकर एक नज़र अपनी टी शर्ट में मलबूस उसके नाजुक से सरापे पर डाली और दोनों बाजू उसके गिर्द हायल करते हुए उसे अपने अंदर छुपा लिया। जैसे मैं आपकी जान हूँ वैसे ही असीर और बेला मेरी जान है। और उसके सीने पे अपनी शहादत की उंगली से अपना नाम लिखती हुई धीमी आवाज़ में बोलती वो एक पल के लिए रुकी, फिर कुछ देर सोचा। अच्छा ठीक है। उसामा भी बुरा समूह बनाकर बेजारी से एतराफ़ करते जैसे उसकी अगली पिछली 7 पुश्तों पे एहसान अजीम किया था। उसके अंदाज पे असफत बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ा, फिर मज़ीद शिद्दत से उसे खुद में भींच लिया। तो कभी मैं भी उन सब में शामिल होऊंगा या नहीं? उसके बालों में चेहरा छुपाते उसने मध्यम से आस भरे लहजे में सवाल किया। उसकी हंसी की खूबसूरत आवाज़ पे हमेशा की तरह एक पल के लिए सबका का दिल थमा और फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इस जितना मेहरबान और धीमे मिजाज का इंसान उनके पूरे ख़ानदान में दूर दूर तक नहीं था। वो सबसे मुख्तलिफ था, शायद इसीलिए इतना अच्छा लगने लगा था उसे। उसकी खामोशी पे असफत ने एक नज़र उसके पुश पे गिरते हुए उसके रेशमी घुंघराले बाल देखे और फिर से आहिस्ता से उनमें अपनी उंगलियां उलझा लीं। उसके सीने में सिमटा हुआ उसका नाजुक वजूद, उसका लम्स, उसकी खुशबू, उसका तेज़ रफ्तारी से धड़कता हुआ दिल जिसे वो बआसानी अपने सीने पे महसूस कर सकता था, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। आज पहली बार यूं किसी गिल्ड के बगैर और फिर से उसे खुद से दूर भींचने के खौफ के बगैर वो उसे महसूस कर सकता था। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर रात वाला गिल्ड भी खुद ब खुद ख़त्म हो गया था। उसकी गर्दन से उसके बाल हटाते हुए उसने झुककर वहाँ पे अपने लब रखे और नरमी से उसे चूमने लगा। उसकी मदहोश कुन लम्स पर सिबका ने आहिस्ता से उसके पुश पर धरी हुई अपनी दोनों हथेलियां मुट्ठी की सूरत में भींच लिया। आपको उन सब में शामिल होना है, हो सकता है आपकी जगह उन सबसे ज़्यादा खास हो। वो आहिस्ता से बोझल लहजे में बोली थी। उसके अल्फाज सुनकर वो एक पल के लिए रुका। कैसे? फिर उससे सवाल करता हुआ वो दोबारा से उसकी गर्दन को उसी नरमी से चूमने लगा। जो जगह उन तीनों की है वो तीनों उसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो जगह आपकी है। उसने आहिस्ता से उसके कंधे से सर उठाया और अपना चेहरा उसके मुकाबिल करते हुई उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी गुलाबी आंखों में फैली नमी देखकर असफत ने लाशऊरी तौर पर उसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की और दूसरा हाथ उसके गाल पे जमा दिया। उसके चेहरे के साथ अपना माथा टिकाते हुए सिबगा ने अपनी निगाहें झुका ली। वो सिर्फ आपकी है, वहाँ आपके सिवा कोई दूसरा या कोई तीसरा नहीं है, कोई कभी भी नहीं था। कुछ पल वो यूं ही महवियत से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसका गाल सहलाते हुए उसके माथे पे अपने लब रखे, फिर बारी बारी उसकी दोनों आंखें चूमी और नर्म से अपना अंगूठा उसके सुर्ख माइल होंठों पे फेरने लगा। जब आप मुझे अच्छे लगने लगे थे, जब आपने मुझे प्रपोज किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अगर मेरी शादी आपके सिवा किसी और से हो गई। इसलिए मैं उन दिनों इतना अपसेट थी। जब मैं आपके रूम में आई एक पल के लिए, वो रात याद करके असफत के लबों पे मुस्कुराहट फैली। कैसे उस रोज़ उसके कमरे में आकर अचानक से उसके गले लगने की फरमाइश की थी उसने और वो बिल्कुल साकित रह गया था। उस रोज़ आपने असीर को गले लगाया था। मैंने सोचा कि अगर मेरी आपसे शादी ना हुई तो मैं तो कभी वो महसूस ही नहीं कर सकूंगी जो उस वक्त असीर वो भीगे लहजे में बोलती हुई खामोश हो गई। उसे आज तक भी ठीक से अपने एहसासात को बयान करना नहीं आया था। खामोशी से उसकी बातें सुनते हुए असफत ने एक नज़र
फ्लोर पे एक दूसरे के ऊपर धरे हुए उसके गुलाबी पैर देखे, फिर उसके गाल से हाथ हटाता हुआ नरमी से उन्हें तहाम कर सहलाने लगा। हर बात में लॉजिक से काम लेने वाला इतना समझदार इंसान भी उसकी बेरबत बातों के आगे जेर हो जाता था। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, दरिया कूजे में सिमटती हुई वो फिर से उसके सीने में छुप गई। बस सबसे आसान बात यही थी। वो आहिस्ता से हंसा। उसकी हंसी पर सिबका ने फौरन से उसके सीने से सर उठाकर उसका चेहरा देखा कि कहीं फिर से उस मंजर से महरूम ना रह जाए। फिर आहिस्ता से अपनी पोरों से उसके गाल को छुआ। आप मुझे हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मासूम सा एतराफ़। उसके दोनों पैर अपने हाथ में थामे नरमी से उसकी कमर सहलाते हुए असवद ने एक पल के लिए उसकी भीगी आंखें देखी। तुम मुझे हर तरह अच्छे लगते हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मत रो। एक टिक उसको देखता हुआ वो नरमी से उसके होंठ चूमकर बोला था। सिबगा ने निगाहें झुका ली। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो क्यों रो रही है। उसके मिल जाने पे, उसके अपने पास होने पे, उस जैसे इंसान की मोहब्बत पा लेने पे जो इतना खास था। मुझे अब भी ठीक से नहीं पता कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, मगर अगर आप मुझसे बहुत कम, बिल्कुल थोड़ी सी मोहब्बत भी करते हैं तो वो ज़रा सी मोहब्बत भी मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि उसको करने वाले आप हैं। अगर इस दुनिया के सब इंसान भी मुझसे मोहब्बत करने लगें तो उन सब की मोहब्बत मिलाकर भी मेरे लिए इतनी ख़ास नहीं होगी जितनी सिर्फ एक आपकी मोहब्बत है, क्योंकि उसे करने वाला इंसान आप खुद बहुत ख़ास हैं। इसलिए आपकी थोड़ी सी मोहब्बत भी ठहर ठहर कर बोलती है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। उसको मुहव्वत से देखता हुआ असवद ने इतनी देर में पहली बार उसकी बात काटकर बोझल लहजे में बोला था। सिबगा ने चेहरा झुकाया झुकाया फौरन से नफ़ी में सर हिला दिया। ये तो बस उसे बताने के लिए था कि वो उसकी मोहब्बत उसके लिए कितनी ख़ास है, वरना जिस तरह से वो उसे ट्रीट करता था, उसके ज़रा से उदास होने पर सब काम छोड़कर फौरन से उसके लिए आ जाता था, चाहे उसके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। जिस तरह से उसे देखता था, छूता था, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में लाया था, उसकी एक एक बात ये साबित करने के लिए काफ़ी थी कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ सिबगा, बस मुझे शायद कुछ ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा दावे करने नहीं आते, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं कम मोहब्बत करता हूँ। उसकी पैरों से हाथ खिसकाता हुआ वो उसकी मुलायम टांगों को सहलाने लगा तो उसकी टी शर्ट को सीने से मुट्ठियों में जकड़ी हुई वो और ज़्यादा उसके अंदर सिमटने लगी। नहीं लगता है, आपके एक्शन से पता चल जाता है। उसकी बात पे वो आसूदगी से मुस्कुराया और फिर टी शर्ट के ऊपर से ही उसके कंधे को चूमा। थैंक यू। हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर ले जाता हुआ वो उसके पेट को सहलाता हुआ बोझल से लहजे में बोला था। उसने सीने में छुपी सिबगा ने एक पल के लिए समझने की कोशिश की कि वो किस बात के लिए थैंक यू बोल रहा है। उसके पेट से सरकता हुआ उसका हाथ अब उसके दिल के मुकाम पर आ रुका था। उसकी नम गिरफ्त पे भी उसका दिल एकदम फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसका लम्ब जैसे रूह के अंदर तक उतर रहा था। कल रात के लिए वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैं जानता हूँ आगे ऐसी बहुत सारी रातें आएंगी। डेट फर्स्ट टाइम विल ऑलवेज होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। उसके बोझल लहजे में उसकी गर्दन में बाजू हाल करते हुए सिबगा ने अपनी लड़सती हुई पलकें सख्ती से बंद की। ध्यान कभी उसकी खूबसूरत लबो लहजे और कभी अपने दिल के मुकाम पर ठहरे हुए उसके हाथों के लम्स की जानिब भटक रहा था। मैं उस रात को बहुत मिस करूंगा सिबगा। उसकी गर्दन को वारिफ्तगी से चुमता हुआ वो बेखुद सा अपने हाथ की गिरफ्त बढ़ाता हुआ उसे बेचैन करने लगा। उसका पूरा जिस्म फिर से रात की तरह नम होता धीरे धीरे लरसने लगा था। उसकी गर्दन से लब हटाते हुए असवद ने एक नज़र उसके सुर्खी माइल होंठ देखे और फिर उन्हें अपने गिरफ्त में लेता हुआ उसे वारिफ्तगी से चूमने लगा। हाथ अभी तक वहीं उसके दिल के मकाम पर धरा था। अगले 2 हफ्ते वो वहीं उसके साथ गुजारने वाला था, फिर भी अभी से उसे उससे दूर जाने का सोचकर दिल बेचैन होने लगा था। पहले वो हमेशा उसके लिए डरता था कि वो उसके बगैर कैसे रह पाएगी। आज पहली बार खुद उससे दूर रहना इतना मुश्किल लगने लगा था। उसके होठों को बार बार बेखुदी से चूमते हुए उसने उसके नम होते लरसते वजूद को सख्ती से खुद में भींचा और आंखें मूंद कर गहरी सांस लेने लगा। सुबह के 6:30 बज रहे थे। दरवाज़ा नॉक हुआ तो सोफे की पुश पे सर गिराए असवद ने आंखें वॉक करके उस जानिब देखा और फिर एक नज़र खुद से कुछ फासले पे बैठी हुई सिबगा पे डाली। ब्लैंकेट अच्छी तरह अपने ऊपर फैलाए हुए वो कुछ देर पहले के बरक्स उसकी टी शर्ट की बजाय सादा से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। एक दूसरे की कुर्बत में गुजारे गए लम्हात के बाद दोनों की ही नींद उड़ चुकी थी। बामुश्किल उससे निगाहें हटाता हुआ वो खड़ा हुआ और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सुंबल उसके कहने पे चाय लाई थी। ट्रॉली घसीटती हुई वो अंदर लाने लगी तो सिबगा ने जल्दी से आंखें मीचकर ब्लैंकेट अपने चेहरे तक खींच लिया। अभी किसी का सामना करने की हिम्मत ना थी। वो वैसे भी उन तीनों से चंद साल ही बड़ी थी, इसलिए उनके साथ काफ़ी बेतकल्लुफ़ थी। उसको यूं बैठे बैठे सोता देखकर वो मायूसी से सर हिलाती हुई वापस चली गई। असवद की मौजूदगी की वजह से झिझक के बाइस उसे जगा भी नहीं सकती थी। उसके गुरेज पे हंसता हुआ असवद दरवाज़ा लॉक करके ट्रॉली के नज़दीक आया तो उसने ब्लैंकेट से ज़रा सा चेहरा निकालते हुए बाहर झांका और फिर मुतमईन होती हुई सीधी होकर बैठ गई। दोनों हाथों में चाय के कप थामे वो उसके नज़दीक आया और गहरी नज़रों से उसको देखते हुए एक कप उसकी जानिब बढ़ाया।
असफ़ा ने उसकी तरफ देखे बगैर कप उसके हाथ से थाम लिया। थोड़ी देर पहले वाले उसके बेखुदी भरे लम्स पे उसकी हालत फिर से रात जैसी होने लगी थी। उसके हाथ में कप थमाते हुए असफ़ा ने एक नज़र उसका कांपता हुआ हाथ देखा और फिर सरस से कप उसके हाथ से वापस ले लिया। फिर हंसते हुए उसके नज़दीक बैठकर आहिस्ता से उसने उसको अपने करीब खींचा और उसे अपने सीने से लगाते हुए मजबूती से उसके गिर्द बाजू हाइल किया। अब मत घबरा, अब कुछ नहीं करूंगा, बस एक बार ही ज़ब्त होना था। उसके कान में झुकते हुए उसने गंभीर सरगोशी की तो वो लब भींचकर मुस्कुराहट छुपाती हुई मस्जिद उसके अंदर घुसने लगी। एकटेक उसे देखता हुआ असवद ने उसके माथे पे बोसा दिया और फिर हाथ में मौजूद कप उसके होठों की जानिब बढ़ाया। वो कप पे धरा उसका हाथ थामते हुए आहिस्ता से चाय पीने लगी। मैं अभी मुस्तजाब के साथ जाऊंगा, तुम सो जाना, ठीक है? उसको थपकता हुआ वो आहिस्ता से बोला तो सब्गा ने धीरे से इस में सर हिला दिया। वो रात को भी उसे उस बारे में आगाह कर चुका था कि सुबह उसे मुस्तजाब के साथ जाना है। मसला वही था, राबेल और उसामा। उस मामले में दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले को कैसे हल करें। सब्गा ने निगाहें उठाते हुए एक नज़र उसका चेहरा देखा तो असवद ने झुककर बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमा। फिर जब बेला ने आपको बताया कि वो फिर से उसामा से, वो झिझक कर रुक गई। उसका खाली कप मेज पर रखते हुए असवद ने अपनी चाय उठाई और उसका सिप लेते हुए नरमी से उसे थपका। तो आपने उसे और मुझे जज किया था? उसकी शर्मिंदा सी आवाज पे असवद ने एक नजर उसे देखा। राबेल को असवद से बात करने का मशवरा देने में भी वो भी असीर के साथ पूरी तरह शामिल थी, क्योंकि उसके सिवा और कोई चारा नहीं था। वो दोनों ही उसे बहुत अजीज थे और वो दिल से चाहती थी कि वो फिर से एक हो जाए, पर साथ ही एक अजीब सी शर्मिंदगी भी थी कि इस सब के बावजूद असवद उन दोनों के बारे में क्या सोचता होगा। आखिर वो उसकी बहन थी। मैं किसी को जज नहीं करता और राबेल की किसी बात पे मैं तुम्हें क्यों जज करूंगा? वो मेरे लिए बिल्कुल असीर जैसी है। उसकी किसी भी बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक? उसकी नर्म मेहरबान आवाज पे सिब्गा एक टिक उसका चेहरा देखने लगी तो उसके माथे पे लब रखता हुआ वो फिर से उसे सहलाने लगा। आप किसी को जज नहीं करते, चाहे वो कुछ भी करे। उसको देखती हुई वो धीमी आवाज में तहीर से बोली थी। कुछ भी मतलब? एक बाजू उसके गिर्द हायल किए चाय का सिप लेते हुए असवद ने संजीदगी से पूछा, जैसे बेला ने किया। उसामा से ब्रेकअप करके सफसाम भाई से एंगेजमेंट की और फिर दोबारा से उसामा से पैचअप किया। जैसे उस रोज निकाह से पहले हमने बात की कि हमारा निकाह हो चुका है, तो वो फिर से झिझक कर रुक गई। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है जज करने वाली। ये हर इंसान का पर्सनल मैटर है, वो जो चाहे करे। हम कौन होते हैं उसे जज करने वाले? हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहा है जिसका ताल्लुक सिर्फ उसकी अपनी ज़ात से है, तो फिर हम कोई नहीं होते उसे जज करने वाले। हाँ, अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वो किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा रहा है, तो फिर मसला है। उसके अल्फाज पे वो कुछ देर खुदी सी उसका चेहरा देखती रही और बिलाशुबा हैंडसम था, पर ऐसा तो नहीं था कि उसके सिवा दुनिया में खूबसूरत मर्द ही नहीं थे। फिर वो क्यों सबसे अलग दिखाई देता था? शायद उसके अंदर की खूबसूरती थी जो उसके चेहरे पे छलकती थी। उसकी महूवियत पे असवद ने फिर से उसका माथा चूमा। मुझे लगता है आपके साथ रहकर मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगी, धीमे लहजे में बोलती हुई सिब्गा ने उसके सीने पे सर रखकर तिमानिया से आंखें मूंद ली। वो उसकी बात सुनकर हंसा। ऐसा ही होना चाहिए, शादी उसी से करनी चाहिए जो आपको मजीद बेहतर इंसान बनाए। वो उसे थपकता हुआ बोला और फिर खाली कप मेज पे रखते हुए दूसरा बाजू भी उसके गिर्द बांध लिया। उसके हिसार में वो आंखें मूंदे मूंदे मुस्कुरा दी। रात के 12 बज रहे थे जब उसकी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। वलीमा 2 रोज बाद था, इसलिए हवेली पे सन्नाटा छाया था। पिछले तमाम दिनों की थकावट के बाइस शायद सब लोग जल्दी सो चुके थे। गाड़ी से उतरते उसने एक नज़र दूर लॉन चेयर पे बैठी हुई राबेल पे डाली और फिर अपने कदमों का रुख उस जानिब मोड़ता हुआ उसके पास आ गया। वो चेयर पे आधी लेटी अपनी टांगे सामने में इस पर फैलाए हुए थी, निगाहें फोन पे जमी थी जिसे दोनों हाथों में थामे वो अपने चेहरे के सामने किए कुछ टाइप करने में मसरूफ थी। वो दूर से ही उसे गाड़ी से उतरता हुआ और अपने जानिब बढ़ता हुआ देख चुकी थी। एक बार ख्याल आया कि उठकर अंदर चली जाए, फिर सोचा कि उसकी वजह से वो क्यों उठ कर जाए। वो करीब पहुंचा तो उसने फोन से निगाहें हटाए बगैर बस एक पल के लिए सामने मेज पर बेहंगम तरीके से फैली हुई अपनी टांगे देखी। सोचा उन्हें समेट ले। नूर अफ़ज़ा बेगम यूं बदतमीजी से बैठने पर कितनी कड़ी निगाहों से घूरती थी। फिर वही ख्याल, मसला अगर सामने वाले की गलीज़ नजरों में था तो उसकी वजह से वो क्यों अपनी कंफर्टेबल पोजीशन तब्दील करती, उसको यकसर नजरअंदाज करती। वो यूं ही बैठी बैठी आदतन मेज पे धरा हुआ अपना स्नीकर में मुकीद पैर झिलाने लगी। उसके सामने मौजूद चेयर पे दोनों हाथ टिकाते हुए इब्तिसाम ने गहरी नजरों से उसको देखा। जीन्स के ऊपर ढीली सी टी शर्ट में मलबूस वो उस चेयर पे तकरीबन लेटी हुई थी। उसको देखकर भी अंदाज ऐसा था जैसे उसके सिवा वहाँ कोई दूसरा मौजूद ही ना हो। पिछले रोज उन मुबहम सी बातों का क्या मतलब था? क्या उसका इशारा असीर और हुरिया की जानिब था, या फिर वो ऐसे ही फजूल की हौंक रही थी? उस वक्त कुछ देर पहले पेश आए वाक़े की वजह से दिमाग इतना शल था कि कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं था। क्या असीर ने उसे कुछ बताया था? पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए उसने सख्ती से अपने लब भींचे।
राबेल, उसने कदरे नरमी से उसे पुकारा। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर राबेल का दिल किया कि वो अभी खड़ी होकर एक थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दे। वो नजरअंदाज करती हुई जवाब दिए बिना यूं ही बैठी रही। असीर ने उसे कसम दी थी कि वो इस समेत किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी, और अगर वो उस घटिया इंसान से बात करती तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो उसके सिवा कोई और बात करती। वो खुद पे इतना कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसलिए बेहतर था कि उससे किसी किस्म की कोई बात ही ना करे। इब्तिसाम ने ठिठक कर उसको देखा, फिर दोबारा से उसे पुकारा। जवाब न दारित। उसके 2-3 बार बुलाने पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। वो चंद लम्हे वहां खड़ा लब भींचे उसे देखता रहा। क्या वाकई असीर ने उसे सब कुछ बता दिया था? वो मरकर भी उससे ऐसी किसी हरकत की तवक्को नहीं कर सकता था, लेकिन राबेल का रवैया उस बात का सबूत था कि उसने उसे कुछ ना कुछ जरूर बताया है। उसका दिल किया कि अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दे। वो कुछ देर वहां खड़ा उससे बात करने की नाकाम कोशिश करता रहा, फिर थके हुए अंदाज में अपने बेडरूम में आ गया। अंदर आते ही उसने पूरी कुव्वत से अपना कोट सोफे पे फेंका और बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगा। जहन से एक पल के लिए भी उसका थप्पड़ और उसके कहे गए अल्फाज नहीं निकले थे। ऊपर से राबेल का मायूस कुन रवैया। वो एक के बाद एक चीज उठा उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पे मारता हुआ अपने अंदर का इश्तियाल बाहर निकालने लगा, फिर थक कर बेड पे गिर गया। मोहब्बत तो वो उससे पहले ही नहीं करती थी, और अब तो शायद इज्जत भी ना कर पाती। अगर इस दुनिया में असीर behज़ाद के बाद वो किसी से नफरत करता था तो वो मुस्तजाब आलम गर्देजी था। वही था जिसकी वजह से वो आज तक उससे पा नहीं सका था। अगर वो ना होता तो आज उसकी बजाय वो उसके बेडरूम की जीनत बनी होती। अंदर जलती हुई आग किसी तरह ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वहशत बढ़ती ही चली जा रही थी। क्यों ना वो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे। फिर जहन में असीर का चेहरा लहराया। एक गलती अज़ाबी बनकर रह गई थी। कितने साल उस खौफ में गुजारे थे कि कहीं वो किसी के सामने अपनी जुबान ना खोल दे, और वही हुआ। कुछ ना कुछ तो जरूर बताया था उसने राबेल को। बाहर इतना कुछ करने के बावजूद भी उसने आज तक परों पर पानी नहीं पड़ने दिया था, पर ये असीर behज़ाद तो हलक का कांटा ही बन गई थी। पहले अंदाजा होता कि इतना बड़ा अजाब बन जाएगी तो 1000 बार लानत भेजता उस पे। उसके लिए कौन सा बाहर लड़कियों की कमी थी, पर यही तो गलती हुई कि पहले अंदाजा ही नहीं हुआ कि आगे जाकर कोई मसला भी खड़ा कर सकती है। लगा था सब कुछ भूल भाल जाएगी, पढ़ाई में तो दिमाग चलता नहीं था। उसकी एक एक बात याद रख कर बैठी थी। उसने दिल ही दिल में उसे बेशुमार मुगलिजात से नवाजा। पहले उसने डर ही में चैन नहीं लेने दिया था कि कहीं किसी को कुछ बता ना दे, और वो अब जब इतनी मुश्किल से हुरिया के बाद जिंदगी में पहली बार किसी का साथ खुशी देने लगा था तो राबेल को बताकर उसकी सारी खुशियों को आग लगा दी। जहन में उसका मासूम सा जिद्दी रूठा हुआ चेहरा लहराया। चाहे जितना भी झगड़ती थी फिर भी उसके साथ जिंदगी गुजारने का मजा आता था। खूबसूरत थी, कमसिन थी, मासूम थी, उसके सिवा और क्या चाहिए था। पूरी जिंदगी एक नाकाम मोहब्बत के पीछे अकेले तो नहीं गुजार सकता था, बाकी सब तो आती जाती रहती थी। इन सब के साथ गुजारे गए चंद घंटों में वो सुकून कहाँ था जो अपने नाम से मंसूब एक वफादार लड़की के साथ में था। सोचा था कि सब कुछ भूल भाल कर एक नई जिंदगी शुरू करेगा, और सब कुछ ठीक भी था। पर ये असीर behज़ाद, उसने तो जैसे कसम खा ली थी कि उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। दिल फिर से उसकी नफरत से भरने लगा। उसका बस चलता तो उन 2 लोगों को सफा हस्ती से मिटा डालता जिन्होंने दोनों बार उससे उसकी खुशियां छीन ली थी, पर वो भी तो इतना आसान नहीं था। एक मुस्तजाब आलम गर्देजी था, उसकी ही तरह आलमशाह गर्देजी का पोता। उस पे तो हाथ डालना मुमकिन ही नहीं था, और एक वो अजाब, उसका तो बचपन में ही गला घोंट देता तो अच्छा था। उसकी शरियानों में लहू उबलने लगा। सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। पहले जिसे चाहा वो कभी मिली ही नहीं, और जो मिली वो भी दूर जा रही थी। आंखें मींच कर उंगलियों से कनपटी सहलाता हुआ वो कुछ देर वहीं पड़ा रहा, फिर उठकर आस्तीन कहनियों तक फोल्ड करता हुआ बाहर लॉन में आ गया। वो वहां मौजूद नहीं थी। वापस अंदर आते हुए उसने एक नजर पिछले लॉन पे डाली। दोनों बाजू टांगों के गिट बांधते वो घुटनों में चेहरा दिए सीढ़ियों पे बैठी थी। वो ढीले कदमों से चलता हुआ उसके नजदीक आया और थके हुए अंदाज में उससे कुछ फासले पर बैठ गया, फिर चेहरा मोड़कर उसको देखा। कल जो कुछ भी तुमने बोला इस सब का क्या मतलब था? उसकी आवाज पे राबेल ने सरस से चेहरा उठाकर उसको देखा। कुछ देर वो लब भींचे उसे देखती रही जो उसे मुखातिब करके अब सामने देख रहा था। आप बताएं उसका क्या मतलब हो सकता है? उसके चेहरे पर निगाहें जमाए वो चुपते हुए लहजे में बोली। उसकी बात पे इब्तिसाम बेबसी से मुस्कुराया, फिर गहरी सांस खारिज की। यूं ही वो तो यानी वो सब कुछ जान चुकी थी, बस जुबान से एतराफ नहीं करना था। उसने आहिस्ता से गला खंकारा। किसके बारे में बात कर रही थी तुम? उसी तरह सामने देखता हुआ मध्यम आवाज में बोला। तो राबेल ने तासुब से नफी में सर हिलाया, जो सब कुछ जानते हुए भी मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था। आप बताएं किसके बारे में बात कर रही होंगी? वो फिर से चुपते हुए लहजे में बोली। अगर वो खुद अपनी जुबान से एतराफ नहीं कर रहा था तो फिर वो क्यों बोलती? वैसे भी तो उसने साफ मुकर जाना था। उसकी बात पे वो जवाब दिए बिना यूं ही खामोशी से सामने देखता रहा। उसकी खामोशी पे राबेल ने एक पल के लिए लब भींच कर उसको देखा। अगले ही पल उसका जब्त जवाब दे गया। आप इतने मासूम हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि सामने वाले इंसान किस बारे में बात कर रहा है। लेट मी करेक्ट योर मिजम्पशन।
आप बिल्कुल भी इतने मासूम नहीं हैं। ये सारे अच्छेपन की और मासूमियत की एक्टिंग जो आप दूसरों के सामने करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सब लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि आपकी इस झूठी मासूमियत के जाल में फंस जाएंगे। आप एक नंबर के झूठे, मुनाफिक, नीच और गिरे हुए इंसान हैं। यू थिंक यू आर कूल बट यू आर नॉट, यू आर जस्ट अ पीस ऑफ शिट, शेम ऑन यू। गुस्से से हज़ानी अंदाज में बिना सांस लिए बोलते हुए उसकी आवाज़ कँप-कँपा गई। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। इब्तिसाम ने चेहरा मोड़ते हुए संजीदगी से उसे देखा। कुछ पल वो यूं ही खामोशी से उसे देखता रहा, फिर लब्बा किए थोड़ा और ऊंचा बोलो। सब तक आवाज़ नहीं गई। उसकी बुलंद आवाज़ पे चोट करता हुआ वो इतने इत्मीनान से बोला था कि वो शौक से उसे देखने लगी। मतलब वो अपने गुनाहों को यकसर नज़रअंदाज करता हुआ वहां बैठकर उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो कितनी बदतमीज है, या जो कुछ भी हो आवाज़ बुलंद उसके बारे में बोल रही है वो सब लोग सुन सकते हैं, तो कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता था। असीर ठीक कहती थी, उस पर तो चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। वो यूं ही जाहिर करता था जैसे दूसरा इंसान ही कुछ गलत कर रहा हो। आप बेयकीनी से उसका चेहरा देखते ही वो बोलती बोलती रुक गई। उसके चेहरे पे थकावट के वाज़े आसार थे पर लहजे का सुकून बरकरार था। भाड़ में जाएं सब लोग और आपकी झूठी रेपुटेशन। आपके अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि ये जानते हुए भी कि आपकी घिनौनी हकीकत जान चुकी हूँ, आप अभी भी यहाँ मेरे सामने बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर रहे हैं। फिर से बुलंद आवाज में चिल्लाती वो उसकी बेहिसी पे दाद देती। तंजिया अंदाज में जोर जोर से तालियां बजाने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह उसका ये सारा सुकून तहस नहस करके रख दे, जो इतना कुछ करके भी यूं मुतमईन बैठा था। कौन सी हकीकत? किसने बताई? तुम्हारी उस दोस्त ने। उसकी तरफ चेहरा मोड़ता हुआ वो उसी इत्मीनान से बोला तो उसकी जुबान से असीर का नाम सुनकर वो लब भींचती हुई जख्मी निगाहों से उसे देखने लगी। तो मतलब वो उस मौजू पे आ ही गया था, वरना उसका इत्मीनान देखकर तो उसे लगा था कि वो इस बारे में बात ही नहीं करेगा। तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी उसने कहा वो सब कुछ सच है? तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? वो सिर्फ मुझे ब्लैकमेल। उसके अल्फाज सुनते हुई राबिल ने मुस्तहिल होकर उसकी बात दरमियान में काटी। खबरदार, उंगली उठाकर उसको वार्निंग देने के से अंदाज में वो रुंधे हुए मगर मजबूत लहजे में बोली थी, एक दफा भी अगर अपने गुनाहों से मुकरने या उन्हें झुटलाने की कोशिश की, मुझे असीर की कसम, मैं अभी उसी वक्त अंदर जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। और मुझे असीर मत समझना। मैं बेखौफी से उसकी आंखों में देखती हुई ठंडे ठार लहजे में ठहर ठहर कर बोली। उसके अल्फाज पे वो जो कुछ देर अपनी हल्की सुर्ख माइल आंखों से उसको देखता रहा, फिर दोबारा से चेहरा मोड़कर खामोशी से उसे देखने लगा। उसकी बेहिसी और इत्मीनान पर दोनों हाथ चेहरे पे रखती हुई वो फूट फूट कर रोने लगी। जिंदगी में पहली बार उसने खुद को यूं बेबस महसूस किया था। सामने वाला इंसान शायद पत्थर का बना था। उसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसके खुद से किए गए वादे और इजहार मोहब्बत याद करते हुए उसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद उसके अंदर कोई एहसास तो बाकी होगा। पर उसकी सिसकियां सुनते हुए उसने इतनी देर में पहली बार बेचैनी से पहलू बदला, फिर सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। आप इतने बेहिस हैं कि सब कुछ करके भी यूं इत्मीनान से बैठे हैं, मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं। आपकी बेहिसी की कोई इंतहा भी है या नहीं? आपको सिरे से कोई एहसास ही नहीं है कि आपने कितना बुरा किया है उसके साथ। इतना बुरा करके भी आपको अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। फिर उस सब के बाद आप आकर मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। आप हिचकियों के बीच बोलती हो, फिर से दोनों हाथ चेहरे पे रखकर रोने लगी। कितनी ही देर वो यूं ही सुनसा बैठा रहा। उसके आंसू पता नहीं क्यों तकलीफ देते थे। बहुत देर बाद उसने बिदक गला खंकारा, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैं जानता हूँ मैंने उसके साथ बहुत गलत किया और वो सब कुछ करके मैं खुद भी सुकून में नहीं हूँ। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। उसके अल्फाज पे वो एकदम सांस रोकती उसका चेहरा देखने लगी। अगले ही पल अपने अल्फाज पे वो खुद भी ठिठक गया। क्या उसने वाकई एतराफ़ कर लिया था इतने साल बाद पिलाकर पहली बार? कितने ही पल यूं ही खामोशी की नजर हो गए। वो बुत बनी पलके चिपकाए बिना आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ उसकी शक्ल तक रही थी और वो चेहरे पे मौत की सी सफेदी लिए सुन सा बैठा था। क्या उसने वाकई एक कमजोर लम्हे में आकर एतराफ कर लिया था? आप शर्मिंदा हैं। ये होती है शर्मिंदगी कि जब आपको मालूम हुआ कि कोई दूसरा आपकी असलियत जान चुका है तो आप एकदम से शर्मिंदा हो गए। उससे पहले कहा था आपका ज़मीर? आज से पहले क्यों नहीं हुई आपको ये शर्मिंदगी? हमारे एंगेजमेंट के रोज तक आप उसको वो को हरेस कर रहे थे, उस पे हाथ उठा रहे थे। अभी 2 मिनट पहले तक आप उस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही है। टू हेल विद योर शर्मिंदगी।
اسے آپ کی معافی کی ضرورت ہے کیا؟ اسے نہیں، آپ کو معافی کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ وہ سب کیا ہے جو پوری زندگی بھی نہیں بھول پائے گی۔ تکلیف دہ لہجے میں بولتی ہوئی وہ پہلے سے بھی زیادہ بری طرح رونے لگی۔ دل کیا کہ سامنے بیٹھے اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ اس کی زبان سے اعتراف سن کر دل مزید دکھ سے بھر گیا تھا۔ اسیر کی زبانی اس کی باتیں سننے کے بعد وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا۔ معافی کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کسی کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں کا احساس ہو اور آپ واقعی ازالہ کرنا چاہتے ہوں۔ جو معافی آپ مانگ رہے ہیں اس معافی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اچھا انسان سمجھتی تھی، پر آپ، وہ اسی طرح ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تو اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، پھر اپنا ماتھا تھامتا ہوا بے بسی سے نیچے دیکھنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا انسان ہوں، پر میں جان بوجھ کر ایسا نہیں بنا رابل۔ میری زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور یہی انہی سب کی سزا ہے۔ میں بہتر انسان بننا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا ایک موقع بھی نہیں مل سکتا؟ وہ تھکان بھرے لہجے میں بولا تو رابل نے بے دردی سے اپنے گالوں پہ بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ مل سکتا ہے؟ وہ ایک پل کے لیے سن ہوا، پھر آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جائیں، سب کے سامنے اعتراف کریں جو کچھ بھی آپ نے اس کے ساتھ کیا۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ سب کے سامنے اعتراف؟ خود اپنی زبان سے ایسا کیسے ممکن تھا؟ آپ کو معافی چاہیے نا، سب کے سامنے اس سے معافی مانگے۔ وہ شوقی سی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ اتنی کڑی شرط؟ اس کے کہنے پر وہ کسی نہ کسی طرح اس سے معافی بھی مانگ لیتا، پر سب کے سامنے میں اس سے معافی مانگ لوں گا رابل، وہ سنبھل کر محتاط لہجے میں بولا۔ اکیلے میں نہیں، سب کے سامنے۔ رابل نے سختی سے اس کی بات کاٹی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہی شرط ہے تمہاری؟ وہ تھکان بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، اپنے گالوں پہ بہتے آنسو صاف کرتی ہوئی رابل نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اٹھو۔ صبح کو بری طرح جھنجھوڑتی ہوئی رابل نے بھرائی آنکھوں سے اسیر کو دیکھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ بلینکٹ میں دبکی ہوئی وہ ان دونوں کے واہیات سوالوں سے بچنے کے لیے سختی سے اپنی آنکھیں میچے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ پچھلا پورا دن تو وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آئی تھی۔ آج اسود کے نکلتے ہی وہ دونوں اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا، بس کس؟ اسیر کے بری طرح جھنجھوڑنے پر وہ بلینکٹ کے اندر سے ہی کمزور سی آواز میں منمنا کر بولی تو وہ دانت کچکچا کر بیڈ پہ کھڑی ہوتی ہوئی پوری قوت سے اس کے سر سے بلینکٹ کھینچنے لگی۔ کتنی جھوٹی ہو تم نے اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ سب کچھ بتاؤ گی۔ رابل اس کی دھوکہ دہی اور اس قدر طوطا چشمی پر اب باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی جو انہیں کچھ بھی بتانے پہ تیار نہ تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی بھرائی آنکھوں سے اسیر کو دیکھتی رہی جو اسے زودکوب کرتی ہوئی اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر مایوس ہوتی ہوئی باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے نیچے آ گئی۔ سب سے قدرے فاصلے پہ کھڑا اسامہ اپنے فون میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر صوفے پہ بیٹھی ہوئی نور افزا پہ ڈالی، پھر دوسری جانب کھڑے ابتسام کو دیکھا جو کال پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ آج اتوار تھا اور خلاف معمول سبھی حویلی میں موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر رابل کے ذہن میں اس کا پچھلی رات کا کیا گیا اعتراف لہرایا تو نفرت و بیزاری کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے پھر سے باری باری ایک کلستی ہوئی نگاہ نور افزا اور ابتسام پہ ڈالی اور پھر جان بوجھ کر تیزی سے اسامہ کی جانب بڑھی۔ اچانک سے دونوں بازو اس کی پشت کے گرد حائل کرتے ہوئے اس نے اپنا گال اس کے سینے پہ ٹکایا تو چونک کر فون سے نگاہ ہٹاتے ہوئے اس نے اپنے سینے پہ دھرا اس کا معصوم اداس سا چہرہ دیکھا اور پھر بے اختیار ایک ٹک دیکھتا ہی گیا، پھر اس کی گردن میں بازو حائل کرتا ہوا اس سے کچھ بات کرنے لگا۔ نور افزا بیگم نے ٹھٹک کر یہ منظر دیکھا۔ کھلے پائیں چوب والی شلوار کے اوپر وہ تنگ سی گھٹنوں سے اونچی قمیض پہنے دوپٹے سے ندارت حسب معمول چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بے تکلفی سے اس سے چپکی ہوئی تھی۔ ان کا دل کیا کہ ابھی اٹھ کر اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے، پر ارد گرد لوگوں کی موجودگی کے باعث کر نہ سکیں۔ انہوں نے ایک چور نگاہ ابتسام پہ ڈالی، فون کان سے لگائے وہ بھی انہی کی طرف ٹھٹک کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب موجود شخص اس سے مسلسل کچھ پوچھ رہا تھا پر اس کا دماغ بند ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلی دفعہ اچانک سے وہ رات لہرائی جب اس نے ان دونوں کو باہر الگ تھلگ بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے بعد بھول بھال گیا تھا کیا ان کے بیچ کچھ تھا، پر ایسی کوئی غیر معمولی بات تو نہ تھی۔ یوں تو وہ چاروں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت بھی تکلف تھے، اگر ان دونوں کے بیچ کچھ ہوتا تو وہ یوں خوشی خوشی انگیجمنٹ کی حامی کیوں بھرتی؟ اس نے وہ رات یاد کرتے ہوئے اپنے خیالات کی نفی کی جب اس نے نور افزا بیگم کی زبانی اپنی اور اس کی انگیجمنٹ کا معلوم ہونے کے بعد اس سے پوچھا تھا اسے کوئی اعتراف تو نہیں ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سنسا اسے دیکھتا رہا اور پھر دوسری جانب فون پہ موجود شخص کی طرف اپنی متوجہ مبذول کی۔ مجھے بھی کرنا ہے وہ سب کچھ
غور اسد بھائی نے کیا۔ اس کے سینے پہ ٹھوڑی ٹکاتی ہوئی وہ اوپر سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر خفگی سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ بے خود سا اس کی گردن اور قمیص کے گہرے گلے سے عیاں ہوتی اس کی ابری ہوئی ہنسلی کی ہڈی پہ نگاہیں ٹکائے ارد گرد سب کی موجودگی فراموش کرنے لگا۔ معصوم سے چہرے پہ اس کی راج ہنسی جیسی گردن میں موجود سونے کی چین اس کی دلکشی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی چلنے بلکہ جھپکائے بنا وارفتہ نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہوا وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے بوجھل سے لہجے میں بولا، میں مذاق نہیں کر رہی۔ بھرائے لہجے میں بے چینی سے بولتی وہ مزید خفگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں تو کب سے سیریس ہوں، تم ہی نہیں مانتی۔ ایک ٹک اس کو دیکھتا ہوا وہ اسی بوجھل سے سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ اگلے ہی پل باہر سے آتے مستجاب کی آواز سن کر وہ ہوش میں لوٹتی ہوئی سرد سے اس سے دور ہوئی تو وہ بھی اپنے حواس میں واپس لوٹا۔ بیزاری سے کچن میں داخل ہوتی ہوئی حوریہ بددلی سے ادھر ادھر پڑی بے مقصد چیزیں سمیٹنے لگی، پھر ایک نظر باہر لانچ پہ ڈالی جہاں سب کے بیچ صوفے پہ بیٹھا ہوا ابتسام کسی بات پہ آواز بلند کہہ کے لگا رہا تھا، اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ آج اتوار ہونے کے باعث وہ صبح سے وہیں موجود تھا، گو کہ اس موقع کے بعد سے وہ دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے احتضار برت رہا تھا، پھر بھی اس کی موجودگی سے اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سب کے درمیان سے اٹھتی ہوئی وہاں چلی آئی تھی۔ اپنے ہی گھر میں رہنا عذاب بن گیا تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہی اسے یہ حویلی چھوڑنی پڑ رہی تھی جہاں وہ بچپن سے رہتی آئی تھی۔ اگر مستجاب کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا فیصلہ نہ کرتا، اور اب اس بات پہ وہ چاہ کر بھی اس کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ اس سے ہی بدظن ہونے لگتا۔ کتنا مشکل تھا سب لوگوں کے بغیر رہنا، پر وجہ ایسی تھی کہ انکار کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ اس نے پھر سے غصے سے بھرائی آنکھوں کے ساتھ ایک نظر اس پہ ڈالی اور زور زور سے چیزیں پٹکنے لگی۔ باہر سے گزرتے مستجاب نے ایک نظر اس کی پشت پہ ڈالی اور پھر ہمیشہ کی طرح ہوش و خرید سے بیگانہ ہوتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ کچن میں وہ اکیلی ہی تھی۔ حور اس کی پشت پہ گرتے ہوئے اس کے لمبے سیدھے آبشار جیسے خوبصورت بالوں کو دیکھتا ہوا وہ نرمی سے اس کے کندھے کو چھو کر ٹرانس کی سی کیفیت میں زیر لب مدھم آواز میں بولا تھا، کیا ہے؟ غصے سے اس کی جانب پلٹتی ہوئی وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تو وہ ایک دم ہوش میں لوٹتا ہوا گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور فوراً سے اپنے دونوں ہاتھ مدافعانہ انداز میں اوپر اٹھا دیے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ابھی آدھے گھنٹے پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ اس کی بھرائی آنکھیں اور سختی سے بھینچے ہوئے لب دیکھ کر وہ تحیر سے بولا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ صبح تیار ہوتے وقت اسے کیسے بے وجہ ہی اس پہ پیار آ رہا تھا، اور پھر آدھے گھنٹے پہلے تک جب وہ اس کے درمیان موجود تھے تب بھی کیسے بار بار وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کسی کام سے باہر چلا گیا تھا اور اب واپس لوٹا تھا۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی، آخر اپنی غیر موجودگی میں اس نے ایسی کون سی خطا سرزد کر دی تھی جو وہ پھر سے خفا ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی اور پھر رخ پلٹ کر دوبارہ سے زور زور سے ادھر ادھر چیزیں پٹکنے لگی۔ مستجاب نے ایک نظر اس کے پشت پہ گرتے بال دیکھے اور پھر زیر لب مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ کیوں غصہ کر رہی ہو بلا وجہ؟ دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں پہ رکھ کر نرمی سے انہیں سہلاتا ہوا وہ بھاری مدھم لہجے میں بولا تھا۔ وہ جواب دیے بنا چیزیں سمیٹتی رہی۔ مستجاب نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکا دی۔ مجھے مس کر رہی تھی؟ اس کی بوجھل سرگوشی اور اس کے لمس پہ حوریہ نے بے مقصد کام چھوڑتے ہوئے ہاتھ میں موجود کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ آنسوؤں سے بھری نگاہیں سامنے جمی تھیں، بلا وجہ رونا آ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے کندھے پہ لب رکھتے ہوئے مستجاب نے نرمی سے اسے چوما اور پھر لب ہٹا کر دوبارہ سے وہاں ٹھوڑی ٹکا دی۔ ہم اس کے اختصار پہ حوریہ نے ذرا سا چہرہ موڑتے ہوئے انہی بھرائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر سے رخ پھیر لیا۔ اپنا سینہ اس کے پشت کے ساتھ لگاتا ہوا وہ زیر لب مسکرایا۔ پوری دنیا میں ایک وہی تو تھی جس کے سامنے وہ زیر ہو جاتا تھا، اور بھلا کون تھا جس کے وہ اتنے نخرے برداشت کرتا؟ مطلب غصہ کسی پہ بھی ہو اتارو گی مجھ غریب پہ ہی؟ وہ دانستہ اس کے کان کے اتنے نزدیک بول رہا تھا کہ بولتے ہوئے بار بار اس کے لب اس کے کان کو چھو رہے تھے۔ حوریہ نے کسمسا کر رخ پلٹا۔ میں نے بس اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ خفگی سے اس کو دیکھتے ہوئی وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ بے ساختہ آنکھیں میچ کر ہنسا۔ پتہ نہیں دن میں کتنی بار وہ یہ فیصلہ کرتی تھی۔